नमस्कार, यासर.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 178 178। आज हमारे साथ हैं श्रीमान सुभाष सिंह जी बिजारनिया, पलसाना से संबंधित हैं, जो कि भरतराज महाविद्यालय के निदेशक भी हैं और भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सीकरमी। सुभाष जी, साक्षात्कार बताने बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले परिवार से, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो बताना चाहिए परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरा एक भाई भी है जी। जो सरकारी शिक्षक हैं। माता पिता नाम? माता का नाम है फूलन देवी, जो पूर्व में पलसाना ग्राम पंचायत की सरपंच रही हैं। अच्छा। और मेरे जो पिताजी हैं आर.एन. बिजारनिया हैं, वो पूर्व में पंचायत समिति सदस्य रहे। जी। और जब मेरा जन्म हुआ उस समय 1980 में वो ग्राम पंचायत पलसाना के उप सरपंच थे मेरे पिताजी। जी जी। और मूलतः है मेरी जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। जी जी। और मेरा विद्यार्थी जीवन से लेके अब तक है मुझे राजनीति में महत्वपूर्ण दायित्व मिले हैं। जी जी। और उनको मैंने बखूबी निर्वाह किया है। निर्वाह किया। अच्छा, ये बताएं कि अपने बहन भाइयों के नाम बताएं, वो बताएं। मेरे जो भैया हैं उनका नाम है रामचंद्र बिजारनिया, जो जी। पैसे से सरकारी शिक्षक हैं। जी। मेरी जो बहन है वो है गुलाबी देवी। गुलाबी देवी। अच्छा, पीछे पीढ़ियाँ याद है आपको? हाँ बिल्कुल तो याद दादाजी है। का नाम बताएं। मेरे जो दादाजी हैं उनका नाम जीतूराम जी बिजारनिया और है। दादी जी का? दादी जी का नाम वो लाडा देवी बिजारनिया है। ठीक। तो अभी ये बताएं कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी जो शिक्षा हुई है BA, MA और आचार्य और LLB जी। मैंने 2005 में 5-6 के सत्र में LLB की है। और उसके बाद में किसी के आशीर्वाद से मेरे जो अग्रज रहे हैं जी जी। उनके स्नेह प्यार से मैंने शिक्षा जगत में कदम रखा। और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और मेरे भाई के आशीर्वाद से मैं निरंतर पथ की ओर अग्रसित हुआ। जी। 2006 में मैंने महाविद्यालय की स्थापना की और 2011 में मैंने बच्चों की शिक्षा के लिए ब्राइट एंजल्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की। जी। वर्तमान में जो ब्राइट एंजल्स पब्लिक स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम है। जी। और उसमें छात्रों का जो रेशा है वो लगभग 400 है। 400 है। तो स्टाफ कितना है? हमारे यहाँ विद्यालय में 17 का स्टाफ है और महाविद्यालय में 13 का स्टाफ है। कोई शुल्क में कोई कंसेशन छूट है कोई, जैसे कि कास्ट की कोई विधवा, कोई बच्चे अपंग पाए, जो अगर कुछ होती है इस तरह की महाविद्यालय में जैसे समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी स्कॉलरशिप होती हैं वो लागू है, विद्यार्थी को मिलती हैं। SC को मिलती है, ST को मिलती है, OBC को मिलती है। और जो BPL कार्डधारी उनको भी समाज कल्याण विभाग और आयुक्तालय स्कॉलरशिप जारी करता है। अब तक का बताएं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कब रहा है महाविद्यालय का? महाविद्यालय का निरंतर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही रहा है। 2006 से लेके अब तक महाविद्यालय निरंतर बढ़ता गया है। तो अभी वाहन सेवा उपलब्ध है महाविद्यालय में? नहीं, विद्यालय स्तर पे वाहन, हाँ विद्यालय स्तर पे वाहन सेवा उपलब्ध है। कितने वाहन है? 6 हैं। अच्छा, तो किराया कितना है वाहन का? वाहन का जैसे दूरी के हिसाब से तय कर रखा है। अच्छा, कि जैसे किलोमीटर के हिसाब से वाहन का किराया तय कर रखा है। तो ये भरतराज महाविद्यालय है, तो ये भरतराज नाम का आइडिया कहाँ से आया? वो इसलिए आया कि पहले राजा भरत था, उसका भारत में शासन रहा है। जी जी। पहले भारत का नाम भी भरत ही था। जी जी। तो भरत के नाम पर भारत पड़ा। हाँ, तो भरत के नाम पे भारत पड़ा, तो हमने ये तय किया कि उसका शासन था ही, इसलिए हमने इसका भरतराज नाम भरतराज कर दिया। रामराज तो सुना, लेकिन भरत राजा राय पता है, लेकिन भरतराज शब्द जो है वो थोड़ा सा पहली बार सुनने को मिला। भाई जो शासक है, शासक को अपन वैसे राज ही बोलते हैं, इसलिए हमने राज कर दिया उसका। अच्छा, आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी हुई है, मेरा जो ससुराल है वो चोमू पुरोहितान है, खाटू श्याम जी के धर्मपति पास। क्या नाम है? सुनीता बिजारनिया है। और संतति के बारे में? संतान मेरे 2 हैं। जो बड़ा बच्चा है उसका नाम है भरतराज जी। और जो मेरी जो बिटिया है उसका नाम है निकिता बिजारनिया। अध्ययन चल रहा है, हो गया उनका चल रहा, दोनों 8th में है। अच्छा अच्छा, छोटे हैं? हाँ छोटे हैं। आपके विद्यालय में पढ़ते हैं? हाँ, मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं। कैसे, मेधावी हैं? पढ़ने में इंटेलिजेंट है? हाँ बिल्कुल मेधावी हैं, आपकी तरह। बिल्कुल। ये बताएं कि आप छात्र राजनीति से जुड़े, तो ये ABVP से हैं आप, है ना? तो ABVP से कैसे लगावा, रुझान इसकी तरफ? क्या नीतियां आपको इसकी अच्छी लगी? नहीं, नीतियां क्या हैं? विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो पूर्णकालिक
और पूर्ण सत्र में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का निरंतर प्रयास करती है। कैसा इनके नेताओं का रुझान, कैसा रुख कैसा रहता है? विद्यार्थी परिषद में जो सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित की वो है मैं नहीं हम सब। ये जो नारा है ये विद्यार्थी परिषद को, मैं विद्यार्थी परिषद की ओर अग्रसर हुआ और मेरा उद्देश्य था कि विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान कैसे किया जाए। तो मुझे विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो कोई तात्कालिक नेता है कुछ जो जिससे आप प्रभावित रहे वहाँ महाविद्यालय में? विजयपाल जी शोरान थे उस समय, तो वो सीकर झुंझुनू और चोरू के संगठन मंत्री थे विजयपाल जी शोरान, और वो विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री थे। बेबाक के छात्र नेता थे वो। उनके मार्गदर्शन से मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। तो उस समय कोई आपने कोई उल्लेखनीय कार्य किया महाविद्यालय का बताना चाहें? मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष था तो उस समय केंद्र सरकार में माननीय सुभाष महरिया केंद्रीय मंत्री थे जी, ग्रामीण राज्य मंत्री। हाँ, और ललित किशोर चतुर्वेदी उस समय राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री थे जी। मेरा जो छात्र संघ का उद्घाटन हुआ उसमें मुख्य अतिथि ललित किशोर चतुर्वेदी थे। तो मैंने ललित जी से आग्रह किया है कि महाविद्यालय में निम्न समस्याएं हैं उनका आप तुरंत प्रभाव से निस्तारण करें। तो मंच पे उन्होंने आह्वान किया कि मैं केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया से बात करके विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत निस्तारण करने का प्रयास करूंगा। 2003 और 4 में माननीय केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने संस्कृत महाविद्यालय में 9,75,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया, जिससे महाविद्यालय में 2 कक्षों का निर्माण हुआ। अच्छा, मांगे मनवाने के लिए कई बार क्या है कि अब लोग प्रिंसिपल का घेराव करते हैं। अच्छा, कई बार क्या है गुटबंदी छात्रों में इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें अध्यापक भी शामिल हो जाते हैं और कई अनैतिक कार्य कर डालते हैं, जैसे कि आपको पता है ना कि बच्चों को नकल करवाना है, जैसे कि दारू का, शराब का, और जैसे अनैतिक कार्य बहुत होते हैं। लड़कों की मार पिटाई होना, कहीं किसी से कम हुआ, किसी से उतना ही बराबर है। तो ऐसे किसी समस्याओं से संस्कृत महाविद्यालय में 2-4 होना पड़ा? ना, क्योंकि संस्कृत मेरे हिसाब से वो शांत है। आपने अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपस में सामंजस्य होगा, प्रशासन और विद्यार्थी के बीच में सामंजस्य होगा तो गतिरोध उत्पन्न होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और सामंजस्य एक ऐसी वस्तु है या सामंजस्य एक ऐसी ताकत है जो विद्यार्थी वर्ग को और प्रशासन वर्ग को हित में ही फैसला होता है। इसलिए प्रशासन और विद्यार्थी के हित में जो ताकत है यानी कि उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर कॉम्बिनेशन होगा तो वहां गतिरोध होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए मेरे छात्र संघ कार्यालय में ऐसी स्थितियां पैदा हुई नहीं, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो राजनीति था, इसलिए मुझे ऐसी स्थितियों से मुखाबिल होने का अवसर मिला ही नहीं। मतलब वार्तालाप जरूरी है ना? हाँ, वार्तालाप। तो जैसे अभी जैसे ये BHU में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वार्तालाप की कमी थी ना, ये संवादहीनता थी उसमें, क्योंकि लड़कियों का मुद्दा इतना ही था कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा की गारंटी दीजिए, हम पर पाबंदियां मत लगाइए, भेदभाव मत कीजिए, लड़का लड़कियों को बराबर समझिए। लेकिन प्रशासन ने उनकी सुनी नहीं। कुलपति महोदय उनसे सुनने के लिए, बात करने के लिए भी नहीं आए और पीछे पुलिस लगा दी उनकी। नवरात्रों का दिन था, माता जी के लोग पूजते हैं, औरत की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, चरण छूते हैं, और उधर जो है महिला कांस्टेबल भी नहीं थी और पुरुष कांस्टेबलों ने जो है लड़कियों की पिटाई कर दी और कुछ जो है टीचरों की भी पिटाई कर दी। तो एक तरफ तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बता रहे हैं, एक तरफ जो है ये ऐसे मामले सामने आते हैं, तो ये तो अन्याय है ना सर? बिल्कुल अन्याय है। मैं प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये मुहिम लेके चल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी के साथ ऐसा होता है तो वो गलत है। प्रशासन को लड़कियों को बिठा के सामंजस्य स्थापित करके और बनारस विश्वविद्यालय में जो भी गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसके आजीवन समाधान के लिए वहां के कुलपति महोदय को, वहां की राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को अक्षर करते हुए ये जो प्रकरण चला है उस पर विराम लगाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं हो। विद्यार्थी अपनी जो मांग है उसका प्रशासन निस्तारण करे ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। सरकार और केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। इस सूक्ति को लेकर प्रशासन और केंद्र और राज्य सरकार को तीनों को मिलकर बालिकाओं की जो भी विश्वविद्यालय की समस्याएं हैं उनको अतिशीघ्र दूर करना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि अगर मांगे मनवाने वालों में दम है
ताकत ज़्यादा उनके पास, तो गवर्नमेंट हाथ जोड़ती है। जैसे कि दार्जिलिंग में उधर हुआ ना, वो क्या कहाँ कौन सा एरिया उधर, और जैसे कि असम में होता रहता है, जैसे कि नक्सलिस्ट लोग हैं, कुछ नहीं उनके पास हथियार हैं, वो कत्ल भी करते, फिर भी लोग वार्ता करते हैं, केंद्र सरकार तक वार्ता करती है। और लड़कियां जो उनके पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता उनके पास हथियार थे, AK-47 था, उनसे जो बातें नहीं करते। कश्मीर में लोग लड़के पत्थर फेंकते हैं, वो कुछ मिनटों का काम है, अगर थोड़ी सी अगर समझदारी से काम में ले जाए, है ना, एक दो को अगर उन डाला जाए तो वो पत्थरबाजी कम हो सकती है। लेकिन वहाँ तुष्टिकरण अपनाया जाता है, वहाँ क्या होता है, उनसे बातें की जाती है, वहाँ कहते हैं जी ये उनकी मांगे हैं, जायज मांगे, लेकिन साधारण सा मामला की सुरक्षा का, उनकी कोई राजनीतिकरण नहीं था। लेकिन वहाँ भी जो लाठीचार्ज हुआ, तो मुझे तो लगता है कि ये कुछ ऐसा डर रहा हो गया कि अगर आप में दम है तो हमसे बात करने का मादा है तो मनवा लो बातें, नहीं तो ऐसी पिटाई करते रहेंगे। कोई स्थितियां नहीं है। वहाँ की राज्य सरकार को ये तय करना चाहिए कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा की सुरक्षा कैसे हो, ये वहाँ की राज्य सरकार को तय करना चाहिए। बालिका जैसे महिला थाना होना चाहिए, विश्वविद्यालय कैंपस में एक महिला थाना होना चाहिए, ताकि लड़कियों को ये भय नहीं हो कि हमारी सुरक्षा नहीं है, विश्वास आ सके। हाँ, और उनमें आपस में विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, ताकि वो अपने जीवन के प्रति समर्पित हो सके। उनके मन में जो भय का वातावरण बना हुआ वो दूर हो सकता है। ये बताएं कि आप के कुछ पसंद नापसंद पूछ लें तो खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरे खाने में कड्डी अच्छी लगती है, सब्जी के मामले में। फलों में फल कौन सा अच्छा लगता है? सेब। फूल? गुलाब का। वार कौन सा अच्छा लगता है? वार तो मंगलवार अच्छा लगता है। और कपड़े किस तरह के? आदमी तो जैसे क्या है, आदमी जितना सादगी में जिए उतना ही उसका जीने का आनंद। ये चश्मा कितने सालों से लगा है? ये 2007 में लगा है मेरे। अभी कितना नंबर का है? 1.5 का है। प्लस का माइनस का? प्लस का है। मतलब दूर की दिखती है कि नजदीक की? नहीं, दूर का ही है, नजदीक नहीं। ये बताएं कि घूमने गए कहीं? हाँ बिल्कुल गया हूँ। कहाँ गए हैं? जैसे बॉम्बे गया हूँ, माउंट आबू गया हूँ, उदयपुर गया हूँ, तो तिरुपति बालाजी गया हूँ। तो राजस्थान को छोड़े कौन सी जगह ज्यादा अच्छी लगी आपको? आंध्रा साइड अच्छा क्षेत्र है, जो नॉर्थ ईस्ट है ना, आसाम, नागालैंड, वहाँ भी गया हूँ। सुंदर लगा आपको? हाँ बिल्कुल, वहाँ की जो प्राकृतिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। तो मौसम कौन सा अच्छा लगता है आपको? सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। सर्दी का मौसम लगता है। हाँ। खेती है अपने यहाँ? हाँ बिल्कुल है। कितनी बीघा है? लगभग है 150 बीघा। 150 बीघा है? हाँ। वो भी इस जमाने में? नहीं, वो तो जो पूर्वज थे उनकी है। फिर भी आपके पास है। हाँ। ना। तो अच्छी बात है। उसमें कोई नवाचार किया, कोई खेती में नया प्रयोग किया? जैसे आजकल अलग अलग फल फूल लगाते हैं। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। जैसे अब तो वर्तमान में ग्राम पंचायत पलसाना में पानी की आवक है वो कम हो गई है। कितना नीचे चला गया? बहुत नीचे चला गया। अब तो 75% जो जमीनें हैं वो सूखी हैं, क्योंकि पानी के अभाव में फसल करे कहाँ किसान, इसलिए ऐसी स्थितियां बन नहीं पा रही है। ये जो अभी मुआवजे को लेकर फिलहाल आंदोलन हुआ, हाँ, और किसानों बड़ा शांतिपूर्ण था। कुछ एक जगह मैंने देखा पेड़ पाड़ काट डाले, कुछ लोगों को समस्या, एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया, वो अलग बातें हैं और लोग मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन आप ये बताएं कि ये जो मांगे थी ये कहाँ किस हद तक तो जायज थी? क्योंकि देखिए ऋण तो देना पड़ता है। नहीं, देखो, हाँ, इसमें दो चीजें हैं। किसान को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वो उसका जायज हक है, क्योंकि भारत किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान। हाँ। और भारत की अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर निर्भर करती है। जी। लेकिन एक बात ऐसा, अगर अपने को भोजन देने वाला प्राणी अपने से दुखी होगा तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो पहले सरकार को यह तय करना चाहिए कि किसान आंदोलन हुआ, ये तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्या परिस्थितियां हुई? क्योंकि किसान को उचित मूल्य मिलना चाहिए। समर्थन। अगर आज उसका खर्चा जो है, किसान के जो प्रति बीघा खर्चा आ रहा है उसकी मात्रा ज्यादा है, और उसको जो मंडी के व्यापारी हैं वो उसका उचित मूल्य नहीं देते, तो किसान को त्रासदी में पड़ना पड़ता है। तो कई जो किसान है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, पैसा उनके पास होता नहीं है। तो ये सरकार को तय करना चाहिए कि कृषि उपज मंडियां हैं उनमें उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को जैसे स्वामीनाथन आयोग बना है उसके अनुसार उनको प्रत्येक का निस्तारण करना चाहिए कि अपन फसल बोते हैं, वहां से लेके जब कटाई होती है और मंडी तक वो अनाज जाता है, वहां तक का जो खर्चा होता है वो तो उसको जोड़ना चाहिए। उसके बाद में किसान की जो फसल है उसकी कीमत तय करनी चाहिए। लेकिन विदेशों में जो कीमती वर्ष पर्यंत जो है स्थिर रहती हैं, और उसमें क्या होता है, जैसे मैंने देखा है दो चीजें हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है और जो कि राज्य सरकार, उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे विदेशी सरकारों से कि हम आपको उतना सामान सप्लाई करेंगे, माल सप्लाई वर्ष पर्यंत, तो हमारे पास हो या ना हो
उनको सप्लाई कर दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि भंडारण क्षमता जो है वो अपर्याप्त है। कुछ जैसे प्याज मान लो, ठीक है, लोगों का सड़ता रहता है। गेहूं हमारे यहाँ देखा कितनी बार नालियों में बहता रहता है ना, तो क्या होता है कि भंडारण क्षमता अपर्याप्त है। तो अगर किसी के पास ज्यादा हो गया तो भंडारण करने की जगह नहीं है, खराब हो रहा है, और कम पड़ गई तो हम विदेशों में बेच रहे हैं, है ना। तो ये जो है नीतियां तर्कसंगत नहीं है। नहीं, इनकी केंद्र सरकार को कृषि के प्रति जो नीतियां बनी हुई उनका ठोस प्रारूप देना चाहिए जी। और जो ये नीतियां बनाते हैं उनके अनुसार उसका फॉलो होना चाहिए, ताकि ये जो समस्याएं ये उत्पन्न होंगी नहीं, और समस्या उत्पन्न नहीं होगी तो आंदोलन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब अपने विद्यालय महाविद्यालय की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई आपके महाविद्यालय में एडमिशन क्यों ले, आपके महाविद्यालय की खास बात क्या है संक्षेप में? मेरे महाविद्यालय में अब तक 3 जो चैंपियन हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खेलें, जो जैसे फुटबॉल, जो एक मेरे यहाँ BA 30 वर्ष का छात्र है सुभाष बरवड़, वो भरतराज महाविद्यालय का नेतृत्व कर चुका है और वो भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका है, और वो वहां से मोमेंटो जो स्मृति चिन्ह है, ट्रॉफी जीत कर महाविद्यालय में आया है। महाविद्यालय की अनेक गतिविधियां हैं, जैसे महाविद्यालय के पूर्व जो छात्र हैं कई, जैसे लगभग 400 या 500 तो सरकारी सेवा में है। जी। जैसे शिक्षक हैं, 10-20 विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो राजस्थान पुलिस में SI हैं, दिल्ली पुलिस में SI हैं। महाविद्यालय की में जो क्वालिटी दी है, क्योंकि महाविद्यालय ने कभी शिक्षक और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हमने ये तय किया है कि बच्चे को गुणवत्ता मिलनी चाहिए ताकि उसका भविष्य सुरक्षित और अच्छा हो। सह शिक्षा है अपने? हाँ, कोएड है। तो सह शिक्षा में क्या होता है कि कुछ बातें आती हैं, कई लोग पाबंदियों की बातें करते हैं, आपके यहाँ तो नहीं है? नहीं, मैंने तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमने शुरू से तय कर रखा है कि बालिका शिक्षा को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। हमारे जैसे बुआई जो उनके 5500 रुपए फीस है, तो हम बालिका शिक्षा से कह के 2000 रुपए बालिका शिक्षा को रिलीफ देते हैं, क्योंकि हमने शुरू से तय कर रखा है कि बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे हो। और ये हमारी संस्थान का उद्देश्य है कि बालिका शिक्षा प्रचार प्रसार उद्देश्य है कि हमने बालिका शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तय कर रखी है, जो अब तक निरंतर जारी है। अंतिम सवाल, अपने विद्यार्थियों और अध्यापकों के नाम संदेश। मैं ये कहूंगा कि विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि मैं आज का विद्यार्थी हूँ, कल का नागरिक होने वाला हूँ। जी। तो जिम्मेदारियां हैं, तो उसको जिम्मेदारियों के साथ अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन के साथ साथ उसको अपने भविष्य के प्रति सचेत होना चाहिए। अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य की भी पालना होनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए विद्यार्थी को। विद्यार्थियों से यही संदेश है कि आपको इतनी मेहनत करें, आपकी जो मंजिल तय कर रखी, जिस उद्देश्य से आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया वो आपका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, और उससे पूर्ण करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर प्रयास, अहम से दूर रहें। हाँ, बिल्कुल। ठीक है जी, गुरु जी आपने समय निकाला साथ साथ करने से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो टिप्स आपने बताए उससे आपके विद्यार्थीगण जो है लाभान्वित होंगे, और आपके शिक्षकगण जो है वो भी इस बात को आत्मसात करेंगे किस तरीके से जो इनमें और आगे बढ़ा जाए। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।